Greetings students, welcome back to class. It's chapter 2nd of economics, sector of the Indian economy. People around us are engaged in different activities to earn livelihood. Some may be producing goods and while others may be delivering services. तो यानी जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो अलग अलग तरीके का काम यहाँ कर रहे हैं. सर्विसेज मेनली हमें यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं. कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो कुछ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो कुछ उसी तरीके की चीज़ें हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज. नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हम यहाँ करेंगे. सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ sector of Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is related to agriculture, secondary sector is related to manufacturing and the tertiary sector is related to services. Primary sector, let's see again. The economic activities which are connected with the extraction and production of natural resources. For example, agriculture, fishing, mining, etc. falls under the primary sectors. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये नेचर गिफ्टेड हैं. सो प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल सेक्टर. होप सो जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो आपको क्लियर हो गया होगा. लाइक मिल्किंग इज देयर, द पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड्स हियर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज देयर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर related to the manufacturing for process, for example manufacturing of steels falls under the secondary sector. और अगर हम बात करें शुगर केन से शुगर बनाने की, कॉटन से टेक्सटाइल बनाने की, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होंगी वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगी. सो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द manufacturing sector also. Next is there tertiary sector. यहाँ हम डिस्कस करेंगे tertiary sector के बारे में. The economic activities that are mostly based on providing services to society like transportation, banking, insurance, etc. तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होंगी, these will be under in the tertiary sector. So it was for today. Thank you. Have a nice day. Students, it's continue. Sector of Indian economy. There are 3 sectors are dependent on each other. Definitely जो तीनों ही सेक्टर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं. अगर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे. अगर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है तो फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे. और जो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिली हैं उसको सर्विस की ज़रूरत है, फिर वो टर्सरी सेक्टर के अंडर चला जाएगा. जीडीपी. नेक्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लेट्स सी स्टूडेंट्स. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced in each sector during a particular year or provides the total production of the sector for that year, and sum of production in the 3 sector gives, that is the gross domestic product. Or in other ways, in the year the all goods and services which are produced in a year, the total sum of goods and services which are produced in a year, that is the GDP. That is GDP. Next is comparing the 3 sector between
1973 टू 2003। इट्स द ग्राफ 1। यहाँ हम देख पा रहे हैं द ग्रीन कलर फॉर द प्राइमरी सेक्टर एंड the color yellow is for the secondary sector and the third one color is for the tertiary sector। इस ग्राफ के अंदर क्या है, जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जो ये बार है सबसे ऊपर और मैक्सिमम किसके अंदर है, टर्सरी सेक्टर के अंदर यहाँ रहेगा। द शेयर ऑफ जीडीपी इन परसेंटेज, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें 1973 में तो 40% जो शेयर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर का था। उसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 20 to 23 के आसपास जो है यहाँ सेकेंडरी सेक्टर है, और रेस्ट ऑफ द जो 30% और 36% दैट इज द टर्सरी सेक्टर। बट लेटर ऑन जो टर्सरी सेक्टर है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ गया है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज बट प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बट नाउ इन द थर्ड स्फीयर ऑफ द सेक्टर इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें तो 70% जो एम्प्लॉयमेंट है 1973 तक प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता था, ऑलमोस्ट 10% जो है सेकेंडरी सेक्टर एंड ऑलमोस्ट 20% जो है टर्सरी सेक्टर। बट इन 2000 जो प्राइमरी सेक्टर है उसका बर्डन कम हुआ है, वो अप टू 60%, एंड टर्सरी एंड सेकेंडरी बोथ आर इंक्रीज्ड इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों ही सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day. It's continue chapter the sector of Indian economy. We are going to discuss now about classification on the basis of ownership. Classification on the basis of ownership, it will be of two types: private sector and the public sector. Firstly, we will discuss about the public sector. The government owns most of the assets and provide all the services. यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ही हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, जिसको सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस बोलते हैं, दैट्स आर अंडर द पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर्स. Ownership of assets and delivery of services is in the hands of privates or individual. As the name is mentioned, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का कंट्रोल किसी भी इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहेगा. कोई भी इंडस्ट्री वगैरह है, लाइक द टिस्को इज द बेटर एग्जांपल. टिस्को जो है प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है. अगर हम पब्लिक सेक्टर की फिर बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो एग्जाम्पल है भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेंगी. तो मेनली जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एग्जांपल हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं. मारुति सुजुकी जो है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है. रिलायंस या हम जियो की बात करते हैं तो वो भी प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. तो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. पीपल हैव द एश्योर्ड वर्क्स एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. सारी की सारी चीज़ें इसमें फिक्स होती है. फिक्स सैलरी होती है, वर्किंग आवर फिक्स होता है, मेडिकल लीव्स होती हैं, और भी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर मिलेंगे. नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर.
It consists of small and scattered which are not in the control of government. It has the low pay and the unsecured jobs. Like students, अब लॉकडाउन के दौरान हम देख पा रहे हैं तो कितने सारे लोगों को फ्री कर दिया गया है, रिलीव कर दिया गया है. दीज आर ओनली द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अगर वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर होते तो उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती. सो हियर वी कैन से दैट the job security is also there in the organized sector, but the job security is not there in the unorganized sector. Students, it was all about this lecture. Greetings students, welcome back to class. It's continue chapter 2nd, sector of the Indian economy. Today we will discuss about the unemployment. Unemployment क्या है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Let's see on the screen. Unemployment definition is there. When a person is willing to work at the prevailing wage rate but fails to get a job is called unemployment. और simple से words में अगर मैं बताऊं, when the person is able to work and they want to work but they are not able to get the work, such situation is known as the unemployment. तो unemployment के types हैं यहाँ, different types of unemployments are there. Seasonal, diffuse, structural, cyclical and the frictional unemployment. अब इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होते हैं. It's on your screen. The seasonal unemployment, as the name is there, seasonal unemployment. तो जो seasonal unemployment है, it's mainly found in the rural area और agriculture के अंदर mainly ये मिलती है. Agricultural जो laborer हैं mainly उनके अंदर ये seasonal unemployment हमें मिलती है. जैसे harvesting season और cultivation या cropping जो season है उस टाइम पे उनको जॉब मिलती है और रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. द अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट ड्यू टू द वेरिएशन इन द सीजन इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. द सेकेंड वन इज देयर व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द डिफ्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी मेनली रूरल एरिया के अंदर ही मिलती है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम के अंदर लगे होते हैं. मान लो सपोज यू हैव 1 hectare ऑफ लैंड, 1 किला ज़मीन का है. द 1 or 2 person आर सफिशिएंट टू वर्क देयर, बट आपकी पूरी की पूरी फैमिली हर रोज़ वहाँ काम करने जाती है और 5 से 6 मेंबर हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे वहाँ जॉब कर रहे हैं. तो इस तरीके की जो हिडन एम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम डिफ्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हेन द इकोनॉमी फेल टू जनरेट इनफ जॉब. तो जितनी जॉब्स की ज़रूरत है अगर उस तरीके की जॉब हमें नहीं मिल पाती तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो हो जाएगी. एंड व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर या ट्रांसफरिंग जॉब वन जॉब टू अनदर, द पीरियड बिटवीन चेंजिंग द जॉब. जिस टाइम हम जॉब को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे उस पीरियड को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर नरेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं. स्टूडेंट्स, जब इसको 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पे इसका नाम नरेगा नहीं था, मनरेगा था. तो बाद में इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. 100 days गारंटी इन एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. तो 1 साल में 100 दिन का रोज़गार इसके अंदर दिया जाता है. मेनली जो ग्रामीण और अनएजुकेटेड और SC BC या फिर जो फीमेल या महिलाएं हैं उनके लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ़ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days. अगर आपको रजिस्टर्ड किए हुए 15 दिन हो जाते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 15 दिन तक भी आपको जॉब नहीं मिलती तो जो 16th डेज होगा
उस दिन आपको या तो अलाउंस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या फिर आपको जॉब मिल जाएगी। एनफोर्स राइट टू वर्क, तो राइट टू वर्क इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेटली। एंड एनफोर्स इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क्स, या इसके अंदर 309 रुपीज़ हमें जो है काम के लिए मिलते हैं, तो इक्वल वर्क्स और इक्वल जॉब या मनी उनको मिलती है। नाउ द टास्क इज रिलेटेड टू लेबरर विच वर्क विलेज और विद इन 5 किलोमीटर डन बाय द नरेगा। तो मेनली 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर के जो भी लेबरर वगैरह हैं उनको ये जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री इन द साइंटिफिक प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो NSSA है वैसे तो सर्वे करता है, ये किसी भी चीज़ के सर्वे, लेकिन यहाँ मेनली इंडिया के अंदर पुअर्टी से रिलेटेड सर्वे करने का काम ये करता है। Some facts are there related to this chapter. Primary sector continues. It is the largest employer. Agricultural sector is under unemployment. Discussed unemployment हमने डिस्कस कर लिया, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2000. नरेगा गिव्स गारंटी 200 days एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर. टिस्को प्राइवेट है और रिलायंस इंडस्ट्री भी प्राइवेट का एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर.